गांव की सुबह का एक अलग ही रंग होता है। सूरज जैसे ही क्षितिज से झांकता है, सुनहरी किरणें खेतों पर बिखर जाती हैं। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की मधुर ध्वनि मिलकर एक जीवंत संगीत बना देती है। मिट्टी की सौंधी खुशबू, गोबर से लिपे आंगन और कहीं दूर से आती चक्की की खटर-पटर, ये सब मिलकर गांव की पहचान बनाते हैं। गांव के बीचों बीच, चौपाल के पास, एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा है। कहा जाता है कि यह पेड़ 100 साल से भी पुराना है। उसकी चौड़ी शाखाएं ऐसे फैली हैं, मानो अपने नीचे हर किसी को आश्रय देने को तत्पर हों। गर्मियों में लोग उसकी घनी छांव में बैठकर राहत पाते हैं, बरसात में उसकी शाखाओं पर झूले पड़ते हैं और सर्दियों की धूप उसके चारों ओर घिरकर गांव वालों को अपनापन देती है। यह पेड़ केवल पेड़ नहीं था, बल्कि गांव का धड़कता दिल था। चौपाल की हर बैठक वहीं होती, झगड़े सुलझाए जाते, शादी ब्याह की चर्चा होती और कभी-कभी लोकगीतों की महफिल भी जमती। यात्री जब रास्ते से गुजरते तो उसकी छांव में बैठकर पानी पीते और थकान उतारते। बच्चों के लिए यह पेड़ किसी खेल के मैदान से कम नहीं था। वे उसकी मोटी शाखाओं पर चढ़ जाते, पत्तों से खेलते और कभी-कभी तनों पर अपने नाम तक खोद डालते। बुजुर्गों के लिए यह पीपल आस्था और यादों का प्रतीक था। हर अमावस्या और पूर्णिमा को गांव की औरतें इसके चारों ओर दीप जलातीं, जल चढ़ातीं और आशीर्वाद मांगतीं। गांव में जब भी कोई उत्सव होता, सजावट की शुरुआत इसी पेड़ से होती। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े उसकी शाखाओं पर बांधते, औरतें फूलों की माला चढ़ातीं, मानो वह पेड़ भी गांव का एक बुजुर्ग सदस्य हो, चुपचाप खड़ा सबको जोड़ने वाला। इस पेड़ की छांव में अनगिनत कहानियां जन्मी और पनपीं। कुछ अधूरी रहीं, कुछ पूरी हो गईं, लेकिन हर किसी के दिल में उस पीपल का नाम दर्ज हो गया। गांव वालों की नजर में वह सिर्फ लकड़ी और पत्ते का ढेर नहीं था, वह उनके जीवन की धड़कन था। अनिरुद्ध का बचपन उसी पीपल के पेड़ की छांव में बीता था। वह गांव के स्कूल का साधारण लड़का था, पर उसकी जिज्ञासा और चंचलता सबको भांति थी। सुबह माँ उसे टिफिन बांधकर भेजती और स्कूल की छुट्टी होते ही वह अपने दोस्तों के साथ सीधे चौपाल की ओर भागता। वहां पीपल का पेड़ उनका ठिकाना था। पेड़ की मोटी जड़ों के बीच उनके खेल शुरू होते। कभी वे कंचे खेलते, कभी गिल्ली डंडा और कभी-कभी पेड़ की जड़ों के चारों ओर दौड़ लगाते। बरसात के मौसम में जब पेड़ की शाखाओं पर झूले डाले जाते तो पूरे गांव के बच्चे इकट्ठा होकर दिन भर झूलते रहते। हवा के साथ लहराता झूला और बच्चों की खिलखिलाहट, यह दृश्य गांव की आत्मा का हिस्सा बन जाता। अनिरुद्ध की दादी अक्सर शाम को उसे उसी पेड़ के नीचे कहानी सुनाया करती थीं। वे कहती कि यह पेड़ देवताओं का निवास है और इसकी छांव में बैठने से मन शांत होता है। कभी वह लोक कथाएं सुनाती, कभी महाभारत और रामायण के प्रसंग। अनिरुद्ध उन कहानियों में खो जाता, मानो वही उनका नायक हो। दादी की आवाज और पीपल की ठंडी हवा मिलकर जादू सा कर देती। गर्मी की दोपहरें भी उसी पेड़ के नीचे कटती। अनिरुद्ध और उसके साथी ताश या सांप सीढ़ी खेलते, जबकि बुजुर्ग पास में बैठकर बीड़ी सुलगाते और गांव की बातें करते। कभी कभी अनिरुद्ध की माँ उसे ढूंढते हुए आती और डांट लगाती, कब से बुला रही हूं, घर आकर खाना खा ले। लेकिन अनिरुद्ध को पेड़ की छांव छोड़ना मुश्किल लगता। स्कूल की पढ़ाई में भले ही औसत रहा हो, पर उस पेड़ ने अनिरुद्ध को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया, दोस्ती और अपनापन। वह अपने दोस्तों के साथ पेड़ की शाखाओं पर नाम खोदता और कसम खाता कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे यह पेड़ उसके जीवन का सबसे गहरा साथी बन गया। जब कभी वह उदास होता तो आकर उसकी जड़ों के पास बैठ जाता, लगता मानो पेड़ उसकी बात सुन रहा हो, उसके आंसू पी रहा हो। अनिरुद्ध के लिए वह पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि मौन मित्र था। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा और अनिरुद्ध बचपन से किशोरावस्था, फिर युवावस्था में पहुंच गया। अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। पढ़ाई में औसत रहने वाला अनिरुद्ध मेहनती अवश्य था,
उसके माता-पिता चाहते थे कि वह आगे पढ़े और शहर जाकर अपनी एक पहचान बनाए। गांव में खेती-बाड़ी का काम तो था, पर पिता अक्सर कहते, "बेटा, अगर तुझे पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगा दूं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी संभल जाएगी।" अनिरुद्ध भी अपने सपनों के लिए तैयार था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कसक थी, गांव, दादी और वह पीपल का पेड़ छोड़ने की। शहर का नाम सुनकर उसके दोस्तों की आंखों में चमक थी, पर अनिरुद्ध को लगता जैसे कोई उसकी जड़ें काट रहा हो। विदाई का दिन आया। गांव के छोटे से स्टेशन पर उसका परिवार और कुछ करीबी दोस्त जमा हुए। मां की आंखों में आंसू थे। पिता बार बार समझा रहे थे, हिम्मत रख और अपने मकसद पर ध्यान दे। दादी ने उसके माथे पर तिलक लगाया और धीरे से कहा, याद रखना बेटा, जीवन चाहे कहीं ले जाए, जड़ों से कभी मत कटना। रवाना होने से पहले अनिरुद्ध पीपल के पेड़ के पास गया। उसने उसकी मोटी जड़ को छू कर प्रणाम किया, मानो किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद ले रहा हो। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे उसे विदा कर रही हों। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। सबकी आंखें नम थीं। किसी ने कहा, तू लौटेगा ना? अनिरुद्ध मुस्कुराया, लेकिन भीतर से उसका दिल डगमगा रहा था। ट्रेन की सीटी बजी और अनिरुद्ध चल पड़ा। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने आखिरी बार गांव को देखा। खेत, कच्ची सड़कें और दूर खड़ा पीपल का पेड़। धीरे धीरे सब आंखों से ओझल हो गया। शहर की भीड़ और चकाचौंध उसका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचकर उसने पढ़ाई शुरू की, नए दोस्त बनाए और धीरे धीरे जीवन की दौड़ में शामिल हो गया। लेकिन रात को जब थककर बिस्तर पर गिरता, तो नींद में वही गांव, दादी की कहानियां और पेड़ की छांव उसे याद आती। अनिरुद्ध को लगता मानो उसने अपना दिल गांव में ही छोड़ दिया है। शहर का जीवन अनिरुद्ध के लिए बिल्कुल नया था। गगनचुंबी इमारतें, भागती दौड़ती सड़कें, हॉर्न की आवाजें और हर वक्त व्यस्त चेहरे, सब कुछ गांव से बिल्कुल उलट। शुरू शुरू में तो उसे यह दुनिया चकाचौंध भरी लगी, लेकिन धीरे धीरे वही चमक उसके लिए बोझिल बन गई। कॉलेज की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं और फिर नौकरी की तैयारी। अनिरुद्ध का समय इन्हीं में बीतने लगा। गांव की सादगी और पीपल के पेड़ की छांव अब केवल यादों में रह गई थी। कभी कभी माँ फोन पर कहती, बेटा, गांव आ जा, तेरी दादी तुझे बहुत याद करती हैं। लेकिन छुट्टियां कम मिलती और काम का दबाव इतना रहता कि वह टाल देता। कभी रात को हॉस्टल की खिड़की से आसमान देखता तो उसे गांव का साफ, तारों से भरा आकाश याद आ जाता। शहर के धुंधले आसमान में तारे ढूंढना भी मुश्किल था। उसे लगता कि जैसे तारे भी शहर छोड़कर गांव की ओर भाग गए हों। धीरे धीरे अनिरुद्ध का मन शहर की आपाधापी में उलझ गया। सुबह उठते ही क्लास, फिर कोचिंग, फिर देर रात तक पढ़ाई। दोस्तों के साथ चाय की दुकानों पर बातचीत तो होती, पर वह अपनापन नहीं जो गांव में था। कभी किसी की हंसी में, कभी किसी की आंखों में उसे अपने पुराने साथियों की झलक दिखाई देती, लेकिन वह खालीपन भर नहीं पाता। साल बीतते गए। अनिरुद्ध अब नौकरी में आ चुका था। ऑफिस की मीटिंग, टारगेट और प्रमोशन सब उसके जीवन का हिस्सा बन गए। कभी कभी जब वह कंप्यूटर स्क्रीन पर देर रात तक टकटकी लगाए बैठा रहता, तो अचानक पीपल का पेड़ याद आ जाता। उसकी ठंडी छांव, दोस्तों की खिलखिलाहट और दादी की कहानियां। वह गहरी सांस लेकर सोचता, क्या सचमुच मैं आगे बढ़ रहा हूं या बस दौड़ रहा हूं, दिशा भूले हुए। गांव से अब केवल त्योहारों पर ही बातचीत होती। माँ फोन पर बताती कि खेतों में कैसी फसल हुई, गांव में कौन सा नया बच्चा जन्मा, कौन सा बुजुर्ग दुनिया छोड़ गया, और बीच बीच में कहती, तेरे पुराने पीपल के पेड़ पर अब भी बच्चे झूला झूलते हैं। यह सुनकर अनिरुद्ध का दिल कांप उठता, लेकिन वह केवल हाँ माँ कहकर चुप हो जाता। शहर की दौड़ में गांव कहीं पीछे छूट गया था। गांव में भी समय धीरे धीरे बदल रहा था। जिस गांव की पगडंडियों पर कभी बैलगाड़ियां गुजरती थीं, वहां अब मोटरसाइकिलें और छोटे वाहन दौड़ने लगे थे।
सरकार ने घोषणा की कि गांव से होकर जाने वाली सड़क को चौड़ा किया जाएगा ताकि बड़े वाहन भी आसानी से आ जा सकें। गांव वालों ने सोचा कि इससे सुविधा बढ़ेगी, बाजार तक पहुंचना आसान होगा, बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब नक्शा सामने आया तो सबके होश उड़ गए। चौड़ीकरण की योजना में सीधे गांव के बीच खड़े उस पीपल के पेड़ को काटने का निशान बना था। वही पेड़ जो पीढ़ियों से गांव का हिस्सा था, जो चौपाल का केंद्र था, जो हर त्योहार और हर दुख सुख का साक्षी रहा था। पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। इतना बड़ा पेड़ काट देंगे? अरे इसकी छांव में तो हमने पूरी जिंदगी गुजारी है, बुजुर्गों ने कहा। औरतें मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगीं। हे भगवान, इस पेड़ की रक्षा करना। बच्चों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि झूला और खेल का मैदान छिनने वाला था। गांव के बुजुर्ग रामदयाल चौधरी बोले, यह पेड़ हमारे लिए सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह हमारी यादों, हमारी परंपराओं और हमारी आस्थाओं का आधार है। इसे काटने का मतलब है हमारे दिल को काटना। लेकिन ठेकेदार और अधिकारी साफ बोले, सड़क सीधी निकलेगी, पेड़ रास्ते में है, इसे हटाना पड़ेगा। धीरे धीरे यह मसला पूरे गांव का संघर्ष बन गया। चौपाल पर बार बार बैठक होने लगी। कोई कहता, पेड़ बचाने के लिए सड़क मोड़ दो। कोई कहता, अगर सरकार ने ठान लिया है तो कुछ नहीं हो सकता। इसी बीच गांव में यह खबर भी फैल गई कि अगले हफ्ते जेसीबी और मजदूर आकर पेड़ काट देंगे। यह सुनते ही औरतें और बच्चे पेड़ के चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। जब तक हम हैं ये पेड़ कोई नहीं काट सकता। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इरादे मजबूत। गांव के लोग उम्मीद से अनिरुद्ध का नाम लेने लगे। अगर अनिरुद्ध यहां होता तो कोई उपाय निकालता, वे कहते। अनिरुद्ध अब शहर में बड़ा अफसर बन चुका था, लेकिन गांव वालों को लगता था कि उसकी जड़ें अब भी गांव से जुड़ी हैं। गांव संकट में था और हर किसी की नजर अनिरुद्ध की वापसी पर टिकी थी। एक शाम अनिरुद्ध अपने ऑफिस में बैठा फाइलों के ढेर से जूझ रहा था। तभी उसके फोन पर गांव से कॉल आया। लाइन के उस पार मां की कांपती आवाज थी, बेटा, सरकार वाले अगले हफ्ते पीपल का पेड़ काटने आ रहे हैं। पूरा गांव परेशान है। लोग तेरा नाम ले रहे हैं कि तू कुछ करेगा, तू आ पाएगा ना? अनिरुद्ध का दिल धक से रह गया। वही पीपल का पेड़, उसका बचपन, उसकी दादी की कहानियां, उसकी दोस्ती का गवाह। यह सुनते ही उसे लगा मानो उसके भीतर दबा हुआ गांव अचानक जाग उठा हो। उसने मां को आश्वासन दिया, हाँ मां, मैं आ रहा हूं। कई सालों बाद वह ट्रेन में बैठा और गांव की ओर चला। खिड़की से बाहर देखते हुए खेत, छोटे स्टेशन, कच्ची झोपड़ियां देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे वह फिर से अपने बचपन में लौट रहा हो। गांव पहुंचा तो सब कुछ बदला बदला सा था। कुछ कच्चे मकान पक्के हो चुके थे, गली में बिजली के खंभे लग गए थे। लेकिन चौपाल के पास पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। वही पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, पर उसकी शाखाओं पर अब झूले कम और चिंता की परछाइयां ज्यादा थीं। पेड़ के चारों ओर औरतें दीप जलाकर बैठी थीं। बच्चे उदास होकर उसकी जड़ों से चिपके थे। अनिरुद्ध को देखते ही गांव वाले दौड़ पड़े। देखो, अनिरुद्ध आ गया। सबकी आंखों में उम्मीद थी। मां ने गले लगाकर कहा, तेरे बिना तो हम सब बेबस थे। पेड़ के पास खड़े होकर अनिरुद्ध ने हाथ फैलाकर उसकी जड़ों को छुआ। बरसों की दूरी जैसे उसी क्षण मिट गई। उसे दादी की आवाज सुनाई दी, पेड़ कभी अकेला नहीं होता बेटा, वह अपने साथ पूरी धरती का इतिहास लिए खड़ा रहता है। उसकी आंखें भर आईं। रात को चौपाल पर बैठक हुई। गांव वाले अपनी परेशानी बताए जा रहे थे। अधिकारी अगले हफ्ते आकर सड़क का काम शुरू करेंगे। अब तू ही बता अनिरुद्ध, क्या करना चाहिए? सबने उससे सवाल किया। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। पेड़ को बचाना है तो लड़ाई आसान नहीं होगी। हमें सबूत और आवाज दोनों चाहिए। मैं अधिकारियों से बात करूंगा, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा।
उस रात अनिरुद्ध देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। हवा शाखाओं को हिला रही थी, मानो कह रही हो, अब तेरे हाथ में है मेरी जिंदगी। अगली सुबह अनिरुद्ध ने गांव वालों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। सबकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। बुजुर्ग बोले, बेटा, सरकार के सामने हमारी आवाज कौन सुनेगा? अनिरुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक हम चुप रहते हैं कोई नहीं सुनता, लेकिन जब पूरा गांव एकजुट हो तो आवाज गूंजती है। अनिरुद्ध ने सबसे पहले पेड़ का महत्व दर्ज कराने का निश्चय किया। उसने तहसील कार्यालय से पुराने कागज निकाले जिनमें लिखा था कि यह पीपल का पेड़ 100 साल से अधिक पुराना है और गांव का सांस्कृतिक धरोहर है। साथ ही उसने दादी की पुरानी डायरी खोज निकाली जिसमें इस पेड़ से जुड़ी कहानियां और गांव के त्योहारों के उल्लेख थे। ये सब उसके लिए सबूत बन गए। दूसरी ओर औरतों और बच्चों ने तय किया कि जब भी मशीनें आएंगी वे पेड़ के चारों ओर घेरा बनाएंगे। बुजुर्गों ने कहा, हम मरेंगे लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। इस एकजुटता से गांव का वातावरण बदल गया। अनिरुद्ध अधिकारियों से मिलने गया। कमरे में बैठे अफसर ने कठोर आवाज में कहा, देखिए, सड़क का नक्शा पास हो चुका है, पेड़ बीच में है, इसे हटाना पड़ेगा। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, साहब, यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह हमारे गांव की धड़कन है। इसे काटना मतलब हमारी संस्कृति को काटना है। सड़क को आप मोड़ सकते हैं लेकिन हमारी जड़ें नहीं। अधिकारी ने हंसते हुए कहा, भावुक बातें काम नहीं आएंगी, सड़क तो सीधी निकलेगी। अनिरुद्ध ने कागज मेज पर रखते हुए कहा, ये देखिए, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि यह पेड़ संरक्षित धरोहर है। अगर इसे काटा गया तो मामला अदालत तक जाएगा। अधिकारी चुप हो गया। वह जानता था कि मामला बड़ा बन सकता है। गांव लौटकर अनिरुद्ध ने सबको बताया कि लड़ाई अब और कठिन होगी, लेकिन उम्मीद है। उसी रात वह पेड़ के नीचे बैठा और दादी की बातें याद करने लगा। दादी कहा करती थीं, पेड़ भी परिजन जैसे होते हैं, अगर इनकी रक्षा नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी तन्हा हो जाएगी। अनिरुद्ध ने मन ही मन प्रण किया, इस पेड़ को मैं किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। गांव अब संघर्ष के लिए तैयार था। कुछ दिन बाद सड़क बनाने वाली टीम गांव पहुंची। जेसीबी और मजदूरों को देखकर औरतें और बच्चे तुरंत पीपल के पेड़ के चारों ओर बैठ गए। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। पहले हमें हटाओ, फिर पेड़ को काटना, वे जोर से कह रहे थे। यह दृश्य देखकर मजदूर भी हिचकिचाने लगे। इसी बीच अनिरुद्ध अधिकारियों के साथ आया। माहौल तनावपूर्ण था। अधिकारी ने भीड़ को देखकर कहा, आप लोग रास्ते में अड़चन डाल रहे हैं, काम रोकना गैरकानूनी है। अनिरुद्ध आगे बढ़ा और दृढ़ आवाज में बोला, साहब, गैरकानूनी काम पेड़ काटना होगा। हमारे पास सबूत है कि यह पेड़ संरक्षित धरोहर है। अगर इसे नुकसान पहुंचाया गया तो पूरा मामला अदालत जाएगा और जिम्मेदार आप होंगे। भीड़ ने अनिरुद्ध की बात का समर्थन किया। लोगों की आवाज गूंज उठी, पेड़ बचाओ, गांव बचाओ। माहौल ऐसा था कि अधिकारी दबाव में आ गए। उन्होंने थोड़ी देर विचार कर नक्शे को दोबारा देखा और कहा, अगर सड़क को थोड़ा मोड़ दिया जाए तो पेड़ बच सकता है, लेकिन लागत बढ़ेगी। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, साहब, विकास जरूरी है, पर विकास का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं होता। पेड़ बचेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी आपको धन्यवाद देंगी। अगर थोड़ी लागत बढ़े तो भी नुकसान नहीं है। आखिरकार समझौता हो गया। सड़क का नक्शा बदला गया और उसे थोड़ा मोड़कर बनाया गया। पीपल का पेड़ बचा लिया गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। बच्चे खुशी से झूम उठे। औरतों ने पेड़ के चारों ओर दीप जलाकर भगवान का धन्यवाद किया। उस शाम चौपाल में एक बड़ी बैठक हुई। लोग अनिरुद्ध की तारीफ करने लगे। बेटा, तूने गांव की इज्जत बचा ली। बुजुर्गों ने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी मां की आंखें गर्व से भर आईं। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह जीत मेरी नहीं, पूरे गांव की है।
हमने मिलकर अपनी जड़ों की रक्षा की है। याद रखना, सड़कें नई बनाई जा सकती हैं, लेकिन यह पेड़ अगर चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। पीपल की शाखाएं हवा में झूम रही थीं, मानो वह भी अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। कुछ महीनों बाद गांव में नई सड़क पूरी हो गई। पक्की और चौड़ी सड़क से अब ट्रक और बसें भी आराम से निकलने लगे। गांव के लोग खुश थे कि उन्हें विकास का लाभ मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उनका पीपल का पेड़ सुरक्षित खड़ा रहा। गांव का चौपाल फिर से उसी पेड़ के नीचे जमने लगा। बच्चे झूले डालकर खेलते, औरतें त्योहार पर दीप सजाती, बुजुर्ग उसकी छांव में बैठकर पुराने किस्से सुनाते, मानो सबके दिल में फिर से जीवन लौट आया हो। पेड़ अब सिर्फ छांव या आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि गांव की एकता और संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। अनिरुद्ध जब भी उस पेड़ के नीचे बैठता तो उसे लगता जैसे उसकी दादी की बातें अब भी हवा में गूंज रही हों। पेड़ भी परिजन जैसे होते हैं। उसकी आंखों में गर्व और संतोष झलक